नमस्कार। अर्थशास्त्र के पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और पहले वीडियो में हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थशास्त्र परिभाषित कैसे किया जाए और अर्थशास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। यह जानने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र क्या एक विज्ञान है अथवा एक कला है या फिर दोनों है, या फिर एक नया शास्त्र है जिसे हम कहेंगे कि वो सामाजिक विज्ञान है। इन सब बातों का अध्ययन करने के साथ साथ हम अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में भी अध्ययन करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। इस संबंध में मैं प्रोफेसर सैमुअल्सन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, उनको कोट करता हूं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र कलाओं में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम और वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की महारानी है। इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स, द न्यूएस्ट ऑफ साइंसेस, इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। प्रोफेसर सैमुअल्सन की बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अर्थशास्त्र विज्ञान है, कला है और उसके अलावा भी कुछ है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि है एक्चुअल में विज्ञान खुद क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज concerning the relationship between causes and effects of a particular phenomena। वस्तुतः विज्ञान कोई विषय नहीं है। विज्ञान एक माध्यम है, एक मेथड है, एक तरीका है। जो कोई भी विज्ञान बनने की कोशिश करता है उसे इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो विज्ञान कहलाता है। अगर हम इसको और स्पेसिफिक करें तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध रूप है जो किसी विशेष घटना के कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है। तो गौर से देखा जाए तो किसी भी विषय के विज्ञान होने के लिए 3 तथ्य हैं या 3 चरण हैं या 3 कारण हैं। पहला यह है कि तथ्यों को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। और ये तथ्य कैसे होंगे? निश्चित तौर पर किसी वैज्ञानिक क्रम में होंगे। केवल इकट्ठा करना नहीं है, वरन उनको एक लॉजिकल फॉर्म में इकट्ठा करना है। दूसरा है कारण और परिणाम की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। इसमें विज्ञान की जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसमें बताने की कोशिश की जाती है कि ये कारण है और ये परिणाम है। मतलब विज्ञान होने के लिए शास्त्र में कुछ कारण होना चाहिए और परिणाम होना चाहिए। बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता, और परिणाम है इसलिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा जो अंतिम बात है
वह है सत्यता की जांच करना, वेरिफिकेशन। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर कारण है तो परिणाम है, और अगर परिणाम है तो उसका कोई न कोई कारण है, तो उसकी सत्यता की भी जांच कर सकते हैं। जैसे साइंस में हम केमिस्ट्री को साइंस कहते हैं क्योंकि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो ये पानी बनने की प्रक्रिया अगर भारत में है H2O, अमेरिका में भी वही है, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी वही है, नेपाल में भी वही है। तो इस तरह से इसलिए उसे विज्ञान कहा गया क्योंकि उसके सत्य होने की जांच हम कहीं भी कर सकते हैं। अब जरा अर्थशास्त्र के बारे में देखें कि अर्थशास्त्र में क्या यह वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है या नहीं अपनाई जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अर्थशास्त्र में तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उन तथ्यों के आपस में कारण और परिणाम की व्याख्या भी की जाती है, और अंत में इस व्याख्या के सत्यता की जांच की जाती है। एक उदाहरण देखें, जैसे कोई अर्थशास्त्री है, उसने किसी वस्तु की कीमत में कमी और उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध में तथ्य एकत्र किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती गई वैसे वैसे उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती गई। तो ये हम कहेंगे कि वस्तु की मांगी गई मात्रा यह परिणाम, और कारण क्या है? वस्तु की कीमत में कमी। यानी कमी, कीमत में कमी यह कारण है, और उसका परिणाम क्या है? वस्तु की मांगी गई मात्रा। लेकिन इस सत्यता को हम दुनिया के किसी भी कोने में जांच सकते हैं। अगर अमेरिका में एप्पल के दाम यानी सेब के दाम कम हो जाएं तो उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली अगर ये देखा जाए कि भारत में अगर ये यही हो, सेब के दाम कम हो जाएं तो निश्चित तौर पर सेब की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इसमें नोट है, वो नोट ये है कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, जैसे हमने बताया मांग का नियम कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है, या इसका उल्टा, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। ये मांग का नियम है। लेकिन यह नियम सार्वभौमिक तौर पर उतने निश्चित नहीं होते जितने कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अन्य विज्ञानों को होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र जिन चीज़ों के बारे में गणना करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो सब के सब निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन अर्थशास्त्र जिसका अध्ययन करता है वह मानव है। अर्थशास्त्र के केंद्र में मानव है, और इसलिए मानव का जो व्यवहार होता है वो प्रायः अनिश्चित होता है। इसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक औसत रूप से इसकी बातें सत्य सार्वभौमिक तौर पर हो सकती हैं। ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स के नियम सार्वभौमिक रूप पर सत्य होंगे, लेकिन वैसे सत्य नहीं होंगे जैसे कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या अन्य विज्ञानों के होते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या अर्थशास्त्र एक कला है? तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ अर्थशास्त्री विद्वान कहते हैं कि यह कला है। अब जरा तय करें कि अर्थशास्त्र के कला होने के लिए खुद कला में कौन कौन सी शर्तें हैं। तो एक, वस्तुतः कला किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है। ज्ञान अपने आप में जब तक वह व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं किया जाता तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है।
तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक कला के रूप में मानव की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। जैसे देश में बेरोजगारी है, देश में मुद्रास्फीति है, गरीबी है, मंदी है, आर्थिक पिछड़ापन है, ये सारी की सारी आर्थिक समस्याएं हैं। इन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्री विभिन्न उपाय ढूंढते हैं और समाज के कल्याण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शायद इस अर्थशास्त्र के इस कला पक्ष को ध्यान में रखकर प्रोफेसर कीन्स ने इसे व्यवहारिक अर्थशास्त्र नाम दिया और पीगू ने इसके बारे में कहा कि अर्थशास्त्र केवल प्रकाशदायक ही नहीं वरन फलदायक है। यानी इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली लाइट गिविंग बट आल्सो फ्रूट बियरिंग। यानी इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र का कला पक्ष है जो अर्थशास्त्र के ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर देखा जाए कि अर्थशास्त्र क्या है, क्या विज्ञान है, क्या कला है, तो इसको निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और कला दोनों है। प्रसिद्ध विद्वान कोसा ने इसके बारे में कहा कि विज्ञान को कला की आवश्यकता है और कला को विज्ञान की आवश्यकता है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइंस रिक्वायर्स आर्ट एंड आर्ट रिक्वायर्स साइंस एंड ईच बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। और अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन का जो केंद्र है वो मानव है। एक और प्रश्न है जो अक्सर अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्री उठाते हैं कि क्या अर्थशास्त्र को लक्ष्य के प्रति तटस्थ रहना चाहिए अथवा किसी विशेष पक्ष को लेकर चलना चाहिए। यानी अगर इसे साधारण भाषा में कहें कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करे, क्या है, यानी बिल्कुल साइंटिफिक अध्ययन क्या है इसका अध्ययन करे या इस बात का अध्ययन करे कि क्या होना चाहिए। यानी व्हाट इज अर्थशास्त्र ये है या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन करे। विश्व के कई अर्थशास्त्री हैं जिसमें रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि का कहना है कि अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक शास्त्र है जिसमें वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो कि तटस्थ होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होना चाहिए। उसे यह नहीं मानना चाहिए कि यह अच्छा है और बुरा है। यानी अर्थशास्त्र का जो संबंध है किसी अच्छाई और बुराई से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ मार्शल हैं, पीगू हैं, एली हैं, हब्सन हैं, इन सारे अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र अपने उद्देश्य के प्रति कभी तटस्थ नहीं रह सकता। क्यों? अर्थशास्त्र में नैतिकता स्वाभाविक रूप से सम्मिलित है। इसमें केवल इस बात का अध्ययन नहीं किया जा सकता कि आर्थिक समस्याएं क्या हैं, वरन इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि कौन सी समस्याएं उचित हैं या अनुचित हैं, या कौन से प्रश्न उचित हैं या कौन से अनुचित हैं, किनका जवाब देना चाहिए या किनका जवाब नहीं देना चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यद्यपि अर्थशास्त्र में वैज्ञानिकता का आधार है और इस कारण कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इसे उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होना चाहिए, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि अर्थशास्त्र तटस्थ नहीं हो सकता। उसे कोई न कोई एक नैतिक पक्ष लेना ही होता है। अब मांग और पूर्ति के नियम को अगर जरा देखें तो कीमत स्तर बढ़े या घटे
इससे अर्थशास्त्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री नहीं होगा जो बढ़ती कीमतों से चिंतित ना हो, जो मंदी से चिंतित ना हो। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं हमें एक नैतिक पक्ष अवश्य लेना पड़ता है। इसी के साथ इस अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्र एक परिचय का ये दूसरा वीडियो आज इसे यहीं पूर्ण करते हैं। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर रखें और यदि कोई सुझाव है तो निश्चित तौर पर सुझाव देने की कोशिश करें। मैं उन सुझावों के आधार पर इसमें कोई न कोई परिवर्तन जो आप बताएंगे वो करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।